जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर यूपी पीजीटी का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमारा ड्रामा हुआ, एपिक्स हुआ, ट्रेजेडी हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। प्रीवियसली हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं प्रीवियस टॉपिक्स को लेकर। ओके, आज का टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का थर्ड क्लास। सो आज भी हमारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भी अभी बचे हुए हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। तो दिस फर्स्ट पॉइंट इज फार्स एंड मास्क। सो फार्स, व्हाट इज फार्स? A farce is a crude play of comedy which creates horse laughter and among the spectators. So spectators means we. हम लोग जब देख रहे हैं so we are called the spectators. हम लोग जब फार्स मोमेंट को देखते हैं, ये कॉमेडी का एक पार्ट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फनी मोमेंट्स होता है और उस फनी मोमेंट्स को देखकर हम बहुत ही हंसते हैं, ठीक है। हॉर्स लाफ्टर, ओके। तो दैट इज कॉल्ड फार्स, ओके। इट इज जनरली एन एपिसोड विच इज इंसर्टेड इन नॉर्मल प्ले। एक नॉर्मल प्ले चल रहा है, उसमें क्या करते हैं, हम एक एपिसोड घुसा देते हैं जो कि टोटली हमारा फुल ऑफ फनी मोमेंट्स है, ओके। और उसमें बहुत चीप एंटरटेनमेंट भी किया जाता है ताकि जो स्पेक्टेटर्स हैं हम लोग देखें और हंसें। इट एंड्स इन ए हैप्पी कॉमेडी वेयर नो हार्म इज डन टू एनीवन। और इसका एंडिंग कैसा होता है? बहुत ही हैप्पी फनी मोमेंट वाला, कॉमेडी वाला एंडिंग होता है जहाँ पे किसी को भी हार्म नहीं किया जाता है, किसी को भी चोट पहुंचाया नहीं जाता है, बट फिर भी इतने अच्छे से क्रिएट किया जाता है कि सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, हंसते रहते हैं मोमेंट्स को देखकर, ओके। और कुछ पॉपुलर फार्सेस हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टस, जिन्होंने मार्लो जी ने लिखा है, आर्म्स एंड द मैन ये जीबी शॉ ने लिखा है, मिडसमर्स नाइट शेक्सपियर जी ने लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फार्सेस हैं, ठीक है। मास्क, मास्क यानी कि कठपुतली का तमाशा। जो फार्स है दैट इज ओनली तमाशा, जिसमें कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं और हम हंस रहे हैं, ओके। बट मास्क में क्या होता है? कठपुतली की तरह उन्हें नचाया जाता है। द मास्क हैज एन इटालियन ऑरिजिन एंड इट रीच्ड इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी। और ये 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी से पहले ये इंग्लैंड में पहुंच गया था मास्क, ओके। दिस ऑरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट इंटरटेनमेंट्स। ये कोर्ट में इंटरटेनमेंट की तरह इस तरह से इसे ऑरिजिनेट किया गया था, इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था, ओके। It has a combination of music, song, dance, poetic drama and stage effect. तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है? इसमें म्यूजिक रहेगा, ओके, गाना रहेगा, डांस रहेगा, पोएटिक ड्रामा रहेगा, पोएम्स के थ्रू जिसमें ड्रामा भी कर रहे हैं, स्टेज का इफेक्ट रहेगा, एवरीथिंग रहेगा, और सब मिलाकर एक साथ क्या कहते हैं? इसे मास्क कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स प्रेजेंटेड देमसेल्व्स एज डाइटीज ऑफ क्लासिकल mythology by wearing masks on their heads. The plot was often allegorical. The mask was often performed to grace an important occasion like marriage in a noble family. इसमें कैरेक्टर्स क्या करते हैं? अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मास्क पहनकर अपने हेड में, ओके, ऑन देयर हेड्स, चेहरे के ऊपर मास्क पहनकर वो लोग जो अपने परफॉर्मेंस देंगे दैट इज मास्क, ओके। स्पेशली शादी वगैरह में, अच्छे फैमिली में शादी वगैरह में इस तरह से मास्क पहन का ओकेजन क्रिएट किया जाता है, ओके। तो दोज आर मास्क, ओके। कुछ पॉपुलर मास्क हमारे क्या क्या हैं? कैम्प्स, जो कि मिल्टन जी ने लिखा है, मास्क ऑफ क्वींस बेन जॉनसन जी ने लिखा है, लिव रेस्टोर जो कि बेन जॉनसन जी ने लिखा है, अगेन मास्क ऑफ क्रिसमस जो कि अगेन बेन जॉनसन जी ने ही लिखा है, एंड टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट जो ये भी एक पॉपुलर मास्क है और इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये शेक्सपियर जी का लास्ट लिखा हुआ प्ले है, ओके। नेक्स्ट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है देखते हैं। The term dramatic monologue is a poetic composition put into the mouth of one character. In other words, it is a poem which consists of the feelings, experiences and views of one poetic character in relation to a particular situation. The pronoun I in it doesn't refer to the poet. On the other hand, it refers to the poetic character standing in the center of the poem. So, dramatic monologue क्या है? तो ये एक poetic composition है, इसमें poem का totally compose किया गया है, पुट इन टू द माउथ ऑफ वन कैरेक्टर, जो कि एक कैरेक्टर ने ही प्ले किया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ए पोएम विच कंसिस्ट ऑफ द फीलिंग्स। इसमें क्या होता है? फीलिंग्स होता है, एक्सपीरियंस होता है, ओके। पोएटिक जो कैरेक्टर एक जन जो प्ले कर रहा है उसका टोटली एक्सपीरियंस में दर्शाया जाता है इन रिलेशन टू ए पार्टिकुलर सिचुएशन, जो वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो सिचुएशन को फेस कर रहा है
उस एक्सप्रेशन को वो क्या करता है, उस एक्सपीरियंस को वो एक्सप्रेस करता है। ओके, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, द प्रोनाउन आई, ये जो आई इसमें प्रोनाउन है, इसमें आई मतलब पोएट नहीं होता है, इसमें आई मतलब होता है जो कैरेक्टर है, पोएटिक कैरेक्टर है, वो अपने आप को आई कहता है। स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द पोएम, जो कि पोएम में बीच में वही खड़ा है, पोएटिक कैरेक्टर, और उसे आई रेफर कर रहे हैं, ठीक है, नॉट द पोएट। ओके, द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर ड्रामेटिक बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट। इसमें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये टोटल ड्रामा है, फुल ऑफ ड्रामा है। क्यों? बिकॉज इसमें पोएट का कोई फीलिंग्स थॉट्स एक्सप्रेस नहीं होता है। ओके, बट ऑफ सम इमेजिनरी कैरेक्टर, लेकिन जो हम इमेजिन कर रहे हैं ना, उस कैरेक्टर का उसमें थॉट्स फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। दे आर मोनोलॉग्स बिकॉज इन दैम ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम। ओके, मतलब ये मोनोलॉग क्यों है? क्योंकि इसमें ओनली वन कैरेक्टर ही है जो कि प्ले कर रहा है, इसीलिए इसे मोनो मीन्स व्हाट? वन। ओके, सो मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स ज़्यादा, तो इस मोनोलॉग है, इसमें ओनली वन कैरेक्टर है, इसलिए इसे मोनोलॉग कहते हैं, ठीक है। द पास्ट एंड द फ्यूचर आर फोकस्ड इन द प्रेजेंट एंड यूनिटी इज इमोशनल rather than logical. Browning and Tennyson are the most important exponents of dramatic monologue. So, इसमें पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल, ये दोनों फोकस किया जाता है प्रेजेंट पे, कि प्रेजेंट क्या चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पास्ट कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। और इसमें यूनिटी जो है टोटली इमोशनल होता है रेदर देन लॉजिकल, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन इसमें इमोशनल ज़्यादा होता है। ब्राउनिंग एंड टेनिसन ये दोनों यहाँ के बेस्ट एग्जाम्पल है that is dramatic monologue के। ओके, some famous dramatic monologues are, कुछ important और popular dramatic monologues है जो कि एंड्रिया डेल सर्टो ब्राउनिंग जी ने लिखा है, रैबी बेन एरिजा सेम ब्राउनिंग जी के द्वारा है, द लास्ट राइड टुगेदर ये भी ब्राउनिंग जी का ही है, माई लास्ट डचेस ब्राउनिंग जी का है, एविलाइन होप सेम ब्राउनिंग जी का है, उलिसिस ये हमारा टेनिसन जी का है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अगेन टिथोनस एंड मॉर ये दोनों हमारा टेनिसन जी का है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट हमारे क्या थे? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे, जिसमें एक कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है। ओके, नाउ प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले क्या है? तो जो एक प्ले विच प्रेजेंट्स बिफोर अस ए प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिज्म इज कॉल्ड ए प्रॉब्लम प्ले। जिस प्ले में दर्शाया जा रहा है टोटली प्रॉब्लम्स, जो हमारे समाज का रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है, जब उसे दिखाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम प्ले कहते हैं, ठीक है। हियर द प्ले राइट रिफ्लेक्ट्स ए प्रॉब्लम बट सजेस्ट नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो इसमें प्ले राइट जो है, जो लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्ले राइट, तो वो क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को, बट सजेस्ट नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। लेकिन वो उसको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। वो जस्ट प्रॉब्लम हमें दिखा देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, बट इसमें क्या सॉल्यूशन होगा वो हमें नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। Actually, the problem play is the product as a modern social drama. So ये problem play क्या है? Actually product है, modern social drama का एक फल है, that is problem play. पहले हमने ये देखा, उसके बाद हमारा problem play आ गया, ठीक है। जब सोशल में प्रॉब्लम्स हमने देखा, फेस किया मॉडर्न ड्रामाज में, तो उससे हमने प्रॉब्लम प्ले में दर्शाया, ठीक है। हेनरिक एब्सन ऑफ नॉर्वे इज नोन टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले का सबसे ओरिजिन किसने किया था? तो नॉर्वे का हेनरिक एब्सन ने, ठीक है। प्रॉब्लम प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड ए ड्रामा ऑफ सोशल रियलिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है? ड्रामा ऑफ सोशल रियलिज्म। जीबी शॉ प्ले आर कॉल्ड ड्रामाज ऑफ आइडियाज। जीबी शॉ का जो प्लेस है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रामाज ऑफ आइडियाज और प्रोपेगेंडा प्लेस, ठीक है। he seems to suggest that there is a life force in human beings. It can raise mankind to a higher and better life. और उनका कहना क्या है कि एक वाइफ सोर्स रहता है ह्यूमन बींग्स में, लाइफ में, ह्यूमन बींग्स के लाइफ में क्या होता है? एक वाइफ का फोर्स होता है, एक बल होता है, ठीक है, जो कि लाइफ को और बेटर करता है और हायर लेवल में ला देता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्लेज हैं जो कि पैगमेलियन, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, एप्पल कार्ट, केसर एंड क्लियोपाट्रा, ये सब हमारे जीबो शॉ द्वारा लिखे गए हैं प्रॉब्लम प्लेज, ओके। एंड जस्टिस, लॉयल्टीज, सिल्वर बॉक्स, ये तीनों हमारे गर्ल्सवर्दी द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे टोटल 8 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्लेज है जो कि बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, एंड वी शुड नो देयर नेम्स, ओके। नाउ प्रोज। व्हाट इज प्रोज? Prose is a sustained use of language that a man normally speaks. It appeals to the mind of an individual with its high aesthetic value.
There are basically 4 literary forms extant in English prose. They are biography, essay, novel and short story. तो प्रोज क्या है? एक सस्टेन यूज ऑफ लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोज. ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या हो रहा है, एक इंसान बातें कर रहा है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड प्रोज. ओके, इट अपील्स टू द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ हाई एस्थेटिक वैल्यू. ये एक इंसान का, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको दर्शाता है, दैट इज़ इन प्रोज. ओके, और लिटरेरी हमारा 4 फॉर्म्स है इंग्लिश प्रोज में, वो है बायोग्राफी, ऐसे, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी. अब देखते हैं व्हाट इज़ बायोग्राफी. बायोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ नरेटिंग ए मैन्स लाइफ इन द मैनर ऑफ ए पोर्ट्रेट पेंटर. its facts are all items of a life's history. Its fiction is the framework in which the literary portrait of the man is set. So बायोग्राफी क्या है? ये एक नैरेटिंग है. कोई अगर आप इंसान के बारे में नैरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं पूरा लाइफ के बारे में, ओके, कि उसने कैसे प्ले किया, कैसे रहा, वो कैसे जिया, एवरीथिंग जब आप बताते हैं उसने क्या क्या किया अपने लाइफ में, उस टोटली अगर आप उस लाइफ को अगर आप दर्शाते हैं, बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी. लेकिन जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो खुद नहीं बता रहा है अपना, ओके, जब वो खुद बताता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. लेकिन जब कोई दूसरा इंसान वो दूसरे इंसान के बारे में बता रहा है, लाइफ के बारे में, सो दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी. ओके, इसमें लाइफ की टोटली हिस्ट्री हम इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. ओके, एंड इट इज़ अ फ्रेमवर्क इन विच लिटरेरी पोर्ट्रेट ऑफ द मैन इज सेट. इसमें टोटली इंसान का टोटली पार्ट प्ले जो है दर्शाया जाता है. ओके, इट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म. बायोग्राफी इज कंसिडर ओनली द पार्ट ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल. इट शुड बी ए फेथफुल पोर्ट्रेल ऑफ द इंडिविजुअल. इसमें एक इंडिविजुअल जो इंसान है उसको बहुत अच्छे से कैरेक्टर को प्ले किया जाता है. ठीक है, बोथ हिज वर्च्यूज एंड वाइसेस मस्ट बी ब्रॉट आउट विदाउट एग्जैगरेशन. ए गुड बायोग्राफी इज लाइक ए ग्रेट हिस्ट्रिकल नॉवल whose events and incidents are very feeble. Biography as a literary genre which first appeared in English in the 17th century in Isaac Walton's Lives, in which he wrote the biographies of John Donne, Richard Hooker, George Herbert. तो बायोग्राफी क्या है? ये एक इंसान का, इंडिविजुअल का पूरा कैरेक्टर को क्या करता है, अच्छे से दिखाता है. ठीक है, इसमें उसके जो किया, अच्छा काम किया, गलत काम किया, सब चीज़ दिखाया जाता है. ऐसा नहीं है कि ओनली जब उसका अच्छा काम को दिखाया जाएगा, पुण्य को दिखाया जाएगा, नहीं, उसने कुछ लाइफ में पाप भी तो किया होगा ना, तो उस पाप को भी उस किताब में दिखाया जाता है. ठीक है, इस तरह से हम उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं. ओके, गुड बायोग्राफी कौन सी होती है? जिसमें अच्छे हिस्ट्रिकल नॉवेल्स होते हैं, सारा कहानी, सारा इवेंट्स, सारा इंसिडेंट्स लाइफ का बहुत अच्छे से वेरीफाई कर दिया जाता है, प्रूफ कर दिया जाता है कैसे उन्होंने क्या फेस किया और उसके बाद क्या हुआ, एवरीथिंग मेंशन किया जाता है. तो दैट इज़ प्रोज. ओके, दैट इज़ बायोग्राफी. ओके, ये एक लिटरेरी जर्नल है, एक कैटेगरी है, लिटरेरी कैटेगरी, जिसमें फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश, जो कि पहली बार कब आया था इंग्लिश में, 17th सेंचुरी में आया था, इन आइजैक वॉल्टन्स लाइव्स. आइजैक वॉल्टन के लाइफ में आया था. ओके, लाइव्स इन विच, जिसमें उन्होंने बायोग्राफी लिखे थे, किसका, जॉन डॉन का, रिकार्ड हुकर का एंड हर्बर्ट जी का. ओके, एंड ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ. अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऑटोबायोग्राफी क्या है एंड बायोग्राफी क्या है. बायोग्राफी जब कोई दूसरा लिखता है किसी के बारे में, दैट इज़ बायोग्राफी. लेकिन जब वो इंसान अपने बारे में खुद से लिखता है ना, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी. ओके, इट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ. अपने लाइफ हिस्ट्री को खुद दर्शाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. ओके, it remains in an incomplete story because it is to be written before the death of the autobiographer. और ये जो है एक इनकम्प्लीट स्टोरी होती है, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ही वो अपनी कहानी लिखेंगे, लेकिन मरने के ठीक पहले पहले उनके साथ क्या बीता वो तो वो नहीं लिख पाएंगे ना. इसीलिए हम ऑटोबायोग्राफी को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट स्टोरी कहते हैं. ठीक है, इन मेमोइर्स द राइटर रिकलेक्ट्स हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट विथ various persons in his personal and or professional life. The memoirs are generally based on diaries, letters or any other personal records. So memoirs में क्या होता है, कलेक्शन किया जाता है उनके लाइफ रिकॉर्ड को, जो उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया हुआ या फिर किसी लेटर में या फिर पर्सनल रिकॉर्ड में. और उस तरह से हम क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड को देखकर कलेक्ट करके हम जो लिखते हैं, दैट इज मेमोइर्स. ओके, सम पॉपुलर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोइर्स आर एज फॉलोज. सो अभी हमने बायोग्राफी देखा, ऑटोबायोग्राफी देखा, मेमोइर्स देखा. मेमोइर्स जो कलेक्शन करते हैं दूसरों का रिकॉर्ड्स को, ओके, और फिर उसे लिख देते हैं, तो दैट इज़ मेमोइर्स. सो कुछ पॉपुलर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और मेमोइर्स अभी देखेंगे हम. ये हो गया हमारा बायोग्राफी, दैट इज़ लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन. ये हमारे बॉसवेल जी ने लिखा है.
लाइफ ऑफ बायरन, बायरन जी के लाइफ के बारे में किसने लिखा है, तो वो थॉमस मूर ने लिखा है। बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलेरिज जी ने लिखा है। एंड लाइफ ऑफ डिकेंस ये हमारे फॉस्टर जी ने लिखा है। अब हम ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी हमेशा इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसका हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट ग्रेस अबॉर्डिंग जो कि बनियान जी ने लिखा है। ओपियोमीटर डे क्विंसी जी ने लिखा है। प्रिलूड जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेमोरियर्स। मेमोरियर्स क्या क्या था, तो चार्ल्स लैम्ब का है, जॉन कीट्स का है, महात्मा गांधी जी का है और जवाहरलाल नेहरू जी का है। इनका भी जो रिकॉर्ड्स लिखा गया था उन्हें कलेक्ट करके जो लिखा गया है दैट इज दिस आर ओके। ऐसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे। व्हाट इज ऐसे? द टर्म ऐसे रिफर्स टू ए रिटन प्रोज कंपोजिशन which briefly represents or discusses a particular theme in order to reach a particular conclusion। तो ऐसे जो है एक प्रोज है, ठीक है, जैसे प्रोज का ही एक पार्ट है जिसमें हम नरेशन देते हैं, बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन कैसे हुआ है। विच ब्रीफली रिप्रेजेंट्स और डिस्कसेस ए पार्टिकुलर थीम, को एक पार्टिकुलर थीम के ऊपर जब डिस्कशन होता है ताकि हम एक फाइनल कंक्लूड कर सकें फाइनली, तो दैट इज ऐसे ओके। लिटरली ऐसे मीन्स एन अटेम्प्ट। ऐसे क्या है, एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है। एंड ए टेंटेटिव एफर्ट। टेंटेटिव मीन्स नॉट सर्टेन, कोई सर्टेन नहीं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। फ्रांसिस बैकन फर्स्ट यूज द ऐसे व्हेन ही रोट हिज एसेज सीरीज ऑफ एसेज इन 1597। तो सबसे पहले फ्रांसिस बैकन जी ने यूज़ किया था ऐसे वर्ड ओके, जहाँ पर उसने अपने ऐसे का सीरीज लिखा था 1597 में। सेकेंड एडिशन ऑफ हिज एसेज वाज पब्लिश इन 1612 एंड थर्ड एडिशन इन 1625। तो पहला हुआ था 1597 में, सेकेंड हुआ था 1612 में और थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था 1625 में। दैट एडिशन कंटेन 58 एसेज और उसमें 58 एसेज टोटल कम थे उसमें एडिशन में ओके। Periodical essays appeared in local journals in the 18th century. The theme of these essays was mainly social and political problems. Addison's Spectator and Steele's Larter became popular on account of their periodical essays. So periodical essays appeared in local journals. जो periodical essays थे वो हमारा उस वक्त जर्नल में, जो जर्नल्स होते हैं ना उसमें, लोकल जो जर्नल वहाँ का था वहाँ पे 18th सेंचुरी में ज़्यादा मतलब अपीयर हुए थे, ठीक है, ज़्यादा दिखा था उस वक्त। और इसका थीम क्या था, तो सोशल था, पॉलिटिकल था, प्रॉब्लम्स सोशल समाज का और पॉलिटिकल पावर्स, इसका पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो कि उस वक्त फेस किया जा रहा था, तो उससे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था अपने एसेज में ओके। एग्जांपल है स्पेक्टेटर एडिशन जी का और स्टील का है लार्टर जो कि बहुत ही पॉपुलर उस वक्त का पॉपुलर ऐसे था ओके, दैट इज पीरियडिकल ऐसे। The 19th century can be called the glorious age of essays. In the beginning, Charles Lamb and William Hazlitt rose as bright stars in essay writing. 19th century में 19th century को क्या कहा जाता है, तो glorious age of essay। ऐसे जो है मैक्सिमम हमारे 19th century में बहुत डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए इसे glorious age of essay कहते हैं। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, चार्ल्स लैम्ब जो थे और विलियम हैजलिट ये लोग बहुत अच्छा अराइज हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित दिए थे ऐसे में, ठीक है, इन ऐसे राइटिंग मतलब बहुत अच्छे से इन लोग ऐसे लिखते थे और बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द ऐसे ऑफ इलिया 1823 बाय चार्ल्स लैम्ब चार्म द रीडर्स लाइक एनीथिंग। तो जो फर्स्ट पहला सीरीज था इनका एसेज ऑफ इलिया लैम्ब जी का, वो मतलब जो रीडर्स हैं जो पढ़ रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिया था। द प्रेजेंट एज इज़ द गोल्डन एज ऑफ ऐसे। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एसेस टुडे। द मेन डिवीजन इज बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऐसे। Thus, critical essays are formal and the informal essay deals with a topic in an easy manner. So आज जो एज चल रहा है गोल्डन एज ऑफ ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसमें बहुत तरह के एसेस आजकल हम देख रहे हैं, बहुत तरह के। द मेन डिवीज़न और जिनका डिवीज़न है क्या है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है, ठीक है। तो क्रिटिकल एसेस जो जितने भी एसेस क्रिटिकल है वो है फॉर्मल, और जितने भी इनफॉर्मल है जो कि बहुत ईजिली हमने डिस्क्राइब किया हुआ है उससे हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल ऐसे बोलेंगे, ठीक है। नाउ नॉवेल, ऐसे के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ नॉवेल। नॉवेल वर्ड भी आपने टर्म सुना ही होगा ओके। द टर्म नॉवेल रेफर्स टू ए फिक्टिशियस प्रोज नैरेटिव और टेल ऑफ ए लेंथी प्लॉट which presents a picture series of real or imaginary life.
It is longer and much more elaborate than a short story. The word novella was applied by Boccaccio for these tales written in 14th century in Italy. The novel became very popular in the second half of the 18th century. तो नॉवल वर्ड जो है एक दर्शाता है फिक्शन प्रूज को, जिसमें नरेशन हो रहा है, बताया जा रहा है, बोल रहा है, टेल ऑफ ए लैंग्दी प्लॉट, कोई भी एक कहानी को बहुत अच्छे से लैंग्दी फॉर्म में बताया जा रहा है, विच रिप्रेजेंट्स ए पिक्चर सीरीज ऑफ रियल और इमेजरी लाइफ, जिसमें एक रियल लाइफ हो या इमेजरी लाइफ हो उसे दर्शा रहे हैं पिक्चर थ्रू पिक्चर. ओके, इट इज़ लॉन्गर एंड मच मोर इलाबोरेट देन ए शॉर्ट स्टोरी. तो जो छोटी कहानी होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा ही बड़ा लैंग्दी ब्रीफली क्या किया जाता है, इलाबोरेट किया जाता है, जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है इन ए नॉवेल. ओके, द वर्ड नोवेला वॉज अप्लाइड बाय बोकेशियो, और नोवेला वर्ड किसने दिया था, तो बोकेशियो ने दिया था, फॉर दिस टेल्स रिटन इन 14th सेंचुरी. तो जो उनकी कहानी थी 14th सेंचुरी में उन्होंने इटाली में लिखी थी और उससे नोवेला वर्ड दिया था. दिस इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी. ओके, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉवेल्स आर एज फॉलोज. अगर नॉवेल्स के हम टाइप्स देखते हैं, काइंड्स, फर्स्ट है गॉथिक नॉवल. तो गॉथिक नॉवल क्या है देखते हैं. द गॉथिक नॉवेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हॉरर नॉवेल्स. गॉथिक नॉवेल्स को क्या कहते हैं, हॉरर नॉवेल्स भी कहते हैं. दे आर डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था. किसका, तो गॉथिक नॉवल का. ओके, जिसका दूसरा नाम क्या है, हॉरर, यानी हॉरर मीन्स थोड़ा भयानक टाइप. ओके, एंड एपिस्टोलरी नॉवल. एपिस्टोलरी नॉवल क्या है, इट इज़ ए नॉवल इन विच द प्लॉट ऑफ द नॉवल डेवलप्स थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स. जिसमें लेटर्स को यूज़ करके, मीडियम ऑफ लेटर्स यूज़ करके क्या करते हैं, नॉवल को ज़्यादा डेवलप करते हैं. ठीक है, एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पामेला बाय रिकार्डसन. सो रिकार्डसन जी ने जो लिखा है पामेला, ये हमारा एपिस्टोलरी नॉवल है जिसमें लेटर्स को अच्छे से यूज़ किया गया है. ठीक है, द पिकारेस्को नॉवल. पिकारेस्को नॉवल क्या है, द पिकारेस्को नॉवल, इन दिस नॉवल द हीरो इज ए रॉक और ए बैड कैरेक्टर हु कम्स अक्रॉस ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वली बैड ड्यूरिंग हिज वैंडरिंग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो पिकारेस्को नॉवल में क्या होता है, हीरो को दर्शाया जाता है एक गलत तरीके से. ठीक है, उसका रोल जो है बहुत ही नेगेटिव दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्रॉस करते हुए आते हैं, इक्वली बैड ड्यूरिंग हिज वैंडरिंग्स. वो जहाँ जहाँ घूम रहा है, इस जगह से उस जगह, उस दौरान उसे बहुत कैरेक्टर्स उसे फेस करने पड़ते हैं, बट उन्हें उस हीरो को बहुत ही नेगेटिव रोल में प्ले किया जाता है. ठीक है, आई एम जॉन्स बाय हेनरी फील्डिंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इट. ओके, ये इनका हमारा एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट हमारा डोमेस्टिक नॉवल. This novel presents the day-to-day life of a middle-class family and its relations with friends and neighbors. So, domestic novel क्या है, डोमेस्टिक नाम से ही फील हो रहा है कि डोमेस्टिक वाला कहानी होगा, जो कि मिडिल क्लास फैमिली का डिस्क्राइब करता है, उनके फ्रेंड्स, उनके नेबर से क्या रिलेशन है, इस टाइप के जो जितना भी कहानी जब प्रेजेंट करते हैं इस नावल में, तो उसे हम डोमेस्टिक नावल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स है डोमेस्टिक नॉवेल्स. सो ऑस्टिन जी का जो नॉवेल्स है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक नॉवेल्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल नॉवल. तो दिस नॉवल इज़ द मोस्ट मॉडर्न नॉवल. तो आज का हमारा पहला जो मोस्ट पॉपुलर नॉवल अभी का चल रहा है वो है साइकोलॉजिकल नॉवेल्स. ओके, सम ऑफ दीज नॉवेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. और कुछ उसमें के नॉवेल्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं. ओके, नॉवेल्स दे प्रोब द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड. So they probe the working of the human mind. Probe means inquiry करना, to search into or explore very thoroughly. अगर आप कुछ बहुत thoroughly कुछ आप explore कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, so that is probe. So they probe the working of the human mind. वो हमारे आज के human mind के अंदर क्या चल रहा है उसे describe करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. ठीक है, so some famous novels. कुछ फेमस नॉवेल्स हैं जो कि हमने यहाँ कलेक्ट किया आप लोगों के लिए, आपको प्रोवाइड करे, देख लीजिए. उटोपिया बाय थॉमस मोर, न्यू एटलांटिस बाय फ्रांसिस बैकन, Amelia by Fielding, Ivano by Walter Scott, Talisman Walter Scott, Pride and Prejudice Jane Austen, Pickwick Papers Charles Dickens, Jane Eyre Charlotte Bronte, Cyrus Marner, George Eliot, A Pair of Blue Eyes Thomas Hardy, The Time Machine H.G. Wells, The Jungle Book Rudyard Kipling, Mrs. Dalloway Virginia Woolf, Kangaroo Lawrence, Animal Farm George Orwell, The Heart of the Matter Graham Greene and The Lord of Lies William Golding. सो टोटल्स हमने यहाँ 17 आपके लिए कलेक्ट करके रखा हुआ है.
दीज आर द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी. तो द टर्म शॉर्ट स्टोरी रेफर्स टू ए शॉर्ट fictitious prose narrative or tale. It is much shorter and less elaborate than the novel. तो शॉर्ट स्टोरी नाम से पता चला एक छोटी कहानी जो कि टोटली शॉर्ट फिक्शियस प्रोज, जो प्रोज है बहुत छोटा सा है, ठीक है. नैरेटिव उसमें कम, नैरेशन भी सब बहुत, जो कहानी है सब शॉर्ट है. ओके, ज़्यादा इलाबोरेट इसमें नहीं किया गया है. इट इज़ मच शॉर्टर, बहुत ही छोटी है. एंड लेस इलाबोरेट दैन द नॉवल. नॉवल में जितना हम इलाबोरेट करते हैं ना, उसकी तुलना में तो बहुत ही कम हम इसमें इलाबोरेट करते हैं, और इसलिए इसे हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू H.G. Wells के द्वारा क्या कहा गया है देखते हैं. एनी पीस ऑफ शॉर्ट फिक्शन विच कुड बी रीड इन 20 minutes वुड बी ए शॉर्ट स्टोरी. तो कोई भी फिक्शन, कोई भी कहानी जब हम 20 मिनट्स के अंदर पढ़ लेते हैं ना, तो दैट इज़ शॉर्ट स्टोरी. ओके, द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका. ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो अमेरिका से. देयर द फाउंडर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वॉज एडगर एलन पो. इन्होंने निकाला था एडगर एलन पो, जो कि अमेरिका से हैं. एंड ही इन्वेंटेड द हॉरर शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने क्या निकाला था? हॉरर, भयानक टाइप का. ओके, ओ हेनरी इज़ फेमस फॉर सरप्राइजिंग एंडिंग स्टोरीज. तो ये भी एक तरह का शॉर्ट स्टोरी. फेमस शॉर्ट स्टोरी इज़ द गिफ्ट ऑफ मैगी. ओके, ओ हेनरी जी का फेमस जो है हमारा गिफ्ट ऑफ मैगी. ठीक है, ओ हेनरी जी जो है, जिनका जन्म 1862 में हुआ था और 1910 में उनकी मृत्यु हुई थी. तो ही इज़ फेमस फॉर हिज सरप्राइजिंग एंडिंग स्टोरीज. इन्होंने बहुत सारे सरप्राइजिंग एंडिंग स्टोरीज दिए थे, शॉर्ट स्टोरीज. उनका फेमस स्टोरी कौन सा है? तो गिफ्ट ऑफ मैगी. ओके, तो ये हमारे आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक था. आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें. और हमारे इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए. थैंक यू. जय हिंद.